So welcoming you back to the class number 2 of the amendments of the GST. We are continuing the amendments from the page number 11 onwards. A very important amendment. This is for the paper point of view and very unique one. So इसका इफेक्ट आगे भी 2-3 जगह पर और भी आएगा. बहुत सारे एक्ट्स को बहुत सारे सेक्शंस को ये वाली अमेंडमेंट टच करके जाएगी. तो अगर आप समझ लेंगे तो इसकी इम्प्लीकेशन तो आपको आसान लगेगी. तो ध्यान से आप पहले समझ लीजिए है क्या. हमने कहा कि सर अगर एक कंपनी आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर अगर उसकी फाइल लग जाती है और जिस दिन आईआरपी इंटरिम रेजोल्यूशन प्रैक्टिशनर और द आरपी उसका अपॉइंट हो जाता है, उस दिन कंपनी को फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी. हम कहेंगे कि सर हमारे पास तो पहले से ही रजिस्ट्रेशन थी. तो वो कहते हैं कि जी अब उसको भूल जाओ, बिकॉज अब आपकी कंपनी जो है अब आपके डायरेक्टर्स नहीं चलाएंगे. अब कौन चलाएगा? आईआरपी या आरपी अब आपकी कंपनी को चलाएगा. आपको यहां से एक अलग से रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी और पुरानी कंपनी और नई कंपनी डीम्ड टू बी डिस्टिंक्ट पर्संस. हमने कहा सर आईटीसी कंटिन्यू करवा दोगे? वो कहता है हाँ, वो ट्रांजिशनल तो हो जाएगा. पुरानी कंपनी के पास जो भी आईटीसी था वो नई कंपनी के पास हो जाएगा, लेकिन नया रजिस्ट्रेशन आपको लेना पड़ेगा. नोटिफिकेशन टू प्रोवाइड द स्पेशल प्रोसीजर्स फॉर द कॉर्पोरेट डेटर्स. कौन से कॉर्पोरेट डेटर्स? हु आर अंडरगोइंग द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, जिसको हम शॉर्ट में सीआईआरपी भी कहते हैं, अंडर द आईबीसी कोड 2016. CIRP, that is Corporate Insolvency Resolution Process, CIRP. पढ़ेंगे जी. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स में लिखा हुआ है, प्लीज मेरे साथ रहना. The government notified that those registered person, ठीक है जी, ये पहले से ही रजिस्टर्ड थे, who are corporate debtors under the provision of the IBC undergoing the CIRP and the management of whose affairs are being undertaken by the IRP or the RP. तो उसको टेक ओवर किसने कर लिया? या फिर इंटरिम आरपी ने या फिर आरपी ने. As the class of the person who shall follow the following special procedure. तो इनको किसको? फिर से बोल रहा हूँ जी, कॉर्पोरेट डेटर्स को. कॉर्पोरेट डेटर्स को स्पेशल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा. कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द आईआरपी और द आरपी till the period they undergo the CIRP as mentioned below. ठीक है. स्पेशल प्रोसीजर क्या है? नंबर 1, इनको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी दोबारा से. The said class of person, दोबारा से बोल रहा हूँ जी, said class of person is the corporate debtors, कंपनी की बात हो रही है, with effect from the date of the appointment of the IRP or the RP, be treated as distinct person of the corporate debtor and shall be liable to take a new registration in each of the states or the UT जहां पर भी corporate debtors were registered earlier. तो अगर आप कहते हैं कि सर हमारे पास 5 जगह registrations थी, तो अब 5 आपको नहीं लेनी पड़ेगी. कितनी देर में? 30 डेज के अंदर अंदर फ्रॉम द अपॉइंटमेंट ऑफ आईआरपी और द आरपी. 30 डेज के अंदर अंदर आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन अप्लाई करनी पड़ेगी हर जगह जहां पे आप पहले रजिस्टर्ड थे. और वो कहता है कि सर आईआरपी पहले ही रजिस्टर हो चुका था और ये नोटिफिकेशन बाद में आई है. तो हमने कहा फिर 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन. हमने कहा सर आईआरपी तो हमारा 2014 में ही अपॉइंटेड था, नोटिफिकेशन अब आई है. तो वो कहता है जब ये नोटिफिकेशन आई है उसके 30 डेज के अंदर अंदर अब आईआरपी को फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा. रिटर्न कहता है कि ये फर्स्ट रिटर्न आपको भरनी पड़ेगी. फर्स्ट रिटर्न आपको याद अगर हो रिटर्न्स के चैप्टर में, the date from which you are bound to take the registration till the time you actually have the registration. ठीक है. ये वॉलेंट्री वालों के ऊपर तो लगती ही नहीं है, ये कंपल्सरी वालों के ऊपर ही लगती है. सो वो कहता है कि आफ्टर ऑब्टेनिंग द रजिस्ट्रेशन आपको अपनी फर्स्ट रिटर्न भरनी पड़ेगी सेक्शन 40 के अंदर, फ्रॉम द डेट व्हेन ही बिकम्स लायबल टू द रजिस्ट्रेशन. लायबल कब हुआ? जब आईआरपी अपॉइंट हुआ या उसके 30 डेज के अंदर. ठीक है जी. सो जब आईआरपी अपॉइंट हुआ टिल द डेट ऑन विच द रजिस्ट्रेशन हैज बीन ग्रांटेड.
आईटीसी, तो वो कहता है कि जी आईटीसी मिलेगा। देखिए इसमें एक नया पॉइंट, इसने एक और बात बोली, कहता है कि सर जब मैं लायबल हुआ फॉर टेकिंग द रजिस्ट्रेशन, ठीक है, बट रजिस्ट्रेशन मैंने करवाई 20 दिन के बाद है और मिलने में भी 7-8 दिन लग गए, तो मीनवाइल वो 20-25 दिन जब मैंने अप्लाई किया और मुझे नई रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुई, उन 20 दिनों का जो बिल है वो पुराने जीएसटी वाला ही चलता जा रहा है। कहते कोई बात नहीं, आप वो पुराना जीएसटी नंबर जो इनवॉइसेस में लिखा है वो भी आप नए में ही क्लेम करोगे, बिकॉज जिस दिन से आप लायबल हो गए तो आएगा नए के अंदर ही, ठीक है। जिस दिन से आप लायबल हो गए नए जीएसटी नंबर के लिए, तो वो सारे बिल्स आप न्यू में क्लेम करो। मैंने कहा सर लेकिन इनवॉइस पे पुराना जीएसटी नंबर लिखा हुआ है। वो कहते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उस दिन के बाद से जितने भी इनवॉइसेस आपके पुराने जीएसटी पे भी चलते आ रहे थे वो भी आप न्यू में क्लेम करोगे। The said class of person, मतलब corporate debtors जो कि IBC में है, in his first return be eligible to avail the ITC on the invoices covering the supply of goods or services or both received since his appointment as the IRP or the RP, but bearing the GSTN of the erstwhile मतलब पुराना, ठीक है, उससे पहले का जो रजिस्टर्ड पर्सन उसका भी जीएसटी नंबर लिखा होता है, तब भी कोई बात नहीं, आप न्यू रजिस्ट्रेशन के अंदर उसे क्लेम कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू द कंडीशंस ऑफ द चैप्टर 5 ऑफ द एक्ट। बाकी आप क्रॉस कर लीजिए, वो रूल्स की रेफरेंस दे रहा है कि आईटीसी कैसे क्लेम करना है, वो आपको सारा प्रोसीजर तो फॉलो करना ही पड़ेगा। फाइन, एक बार ये प्रोविजन को मैं दोबारा से रिकॉल करवाना चाहता हूँ, जिसके अंदर हमने क्या कहा कि एक ऐसा कॉर्पोरेट डेटर जिसके अंदर आईबीसी के तहत सीआईआरपी चल रहा है और आईआरपी या आरपी अपॉइंट हुआ है, तो उसे न्यू रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। न्यू रजिस्ट्रेशन कब लेनी है? 30 डेज के अंदर। बट आप कहते हैं सर आईआरपी तो पहले अपॉइंट हो गया था, नोटिफिकेशन अब आई है, तो जिस दिन से नोटिफिकेशन आई उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। रिटर्न फर्स्ट पीरियड की, जिस दिन आप लायबल हुए और जब तक आप एक्चुअल ले नहीं लेते उसके लिए आपको फर्स्ट रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी सेक्शन 40 के अंदर। आईटीसी भी आपको उस पीरियड का मिल जाएगा, चाहे जीएसटी नंबर पुराना ही मेंशन क्यों ना हो ऑन द इनवॉइस। हाइलाइटर है तो जी हाईलाइट करेंगे जीएसटी थर्ड अमेंडमेंट रूल्स 2020, थर्ड अमेंडमेंट रूल्स जीएसटी रूल्स के अंदर जी थर्ड अमेंडमेंट जो की गई उसके कुछ पॉइंट्स अब हम पढ़ने जा रहे हैं। सेकेंड पॉइंट आप क्रॉस कर रहे थे, वो बता रहे कौन सी डेट से ये लगेगी, ये पॉइंट पढ़ेंगे। ये वाला पॉइंट नहीं करना चाहिए, ये मैंने क्रॉस करवाया है, और ये जो पॉइंट नंबर 2 है ये पढ़ने चाहिए। क्या कह रहा है, सुन लीजिए मेरे से। वो कहता है कि आज के बाद अगर कोई भी पर्सन जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है तो उसको अपना आधार ऑथेंटिकेट करवाना, ठीक है, उसको अपना आधार वेरीफाई करवाना पड़ेगा। बिना आधार ऑथेंटिकेट किए हम जीएसटी नंबर नहीं देंगे। अब एक पर्सन ने कहा कि सर मेरे आधार में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कुछ भी, डेट ऑफ बर्थ गलत है, मेरा नेम गलत है, एड्रेस गलत है, किसी भी वजह से मोबाइल नंबर गलत चढ़ा हुआ है, नहीं ऑथेंटिकेट हो पा रहा। अब तो हमने कहा फिर उसके पास हमारे लिए ऑल्टरनेटिव वेज हैं, ठीक है। पहले तो हमने बड़ा जोर से अनाउंस कर दिया कि जी आधार तो जरूरी है ही है। अब हमने कहा कि अगर नहीं भी होगा तो उसके लिए हमारे पास कुछ ऑल्टरनेटिव वेज है। ऑल्टरनेटिव वेज क्या है वो भी आप सुन लीजिए। उस केस में आपके एड्रेस की, जहां पे भी आप रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन कि एक्चुअल में वहां पे वो बंदा काम करता है कि नहीं करता है। वैसे रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में अगर आपने पढ़ा हो, फिजिकल वेरिफिकेशन में लिखा है कि मे बी कंडक्टेड, ठीक है। और मैंने आपको कहा था जनरली होती नहीं है, बट अगर कमिश्नर को या किसी भी वजह से लगता है कि करनी चाहिए तो वो कर सकते हैं। बट यहाँ पर हमने क्या कहा कि आधार होना बहुत जरूरी है। एक और बात अभी आपको पढ़ाऊंगा आगे जाकर, जिसमें हमने क्या कहा कि सर ये आधार ऑथेंटिकेट करवाना सिर्फ न्यू रजिस्ट्रेंट्स के लिए है, जो पहले से रजिस्टर्ड हैं उनको तो नहीं करवाना। वो यहाँ पर नहीं लिखा बट उनको भी करवाना पड़ेगा, ठीक है, उनको भी अपना आधार वेरीफाई करवाना पड़ेगा।
फाइन, अभी मैं रीड करवाऊंगा, वो आगे आएगा जी प्रॉपर नोट्स की। बट यहाँ पर वो क्या लिखता है, रीड करते हैं। रूल 8, रूल 8 क्या है मैंने नीचे आपको बताया भी, अगर आप जीएसटी रूल्स में जाएंगे तो रूल 8 है जी एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है आपके लिए रूल 8 क्या है, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, हाउ टू अप्लाई, हाउ टू अप्लाई। पढ़ते हैं जी, कहता है रूल 8 के अंदर सब रूल 4 के बाद एक 4A ऐड किया गया, जिसमें हमने क्या कहा था, एप्लीकेंट शेल व्हाइल सबमिटिंग एन एप्लीकेशन अंडर द सब रूल 4 विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2020, तो उसे अंडरगो करवाना पड़ेगा जी ऑथेंटिकेशन ऑफ द आधार नंबर। अगर आप रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं, जीएसटीएन लेना चाहते हैं, तो आपको अपना आधार ऑथेंटिकेट करवाना ही पड़ेगा। यहां तक हो जाएगा, ठीक है। फिर है जी रूल 9, मैंने यहाँ पे रूल 9 भी आपको बताया है, जीएसटी या रूल 9 क्या है, वेरिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेशन एंड अप्रूवल। रूल 9 हमें क्या बताता है, वेरिफिकेशन, तो आपकी जो एप्लीकेशन उसे वेरीफाई किया जाएगा और उसे अप्रूव किया जाएगा। तो यहाँ पे भी हमने सब रूल ऐड किया है, प्रोवाइडेड दैट वेयर अ पर्सन अदर देन दोज हु आर नोटिफाइड इन द रूल 6D fails to undergo authentication of the आधार नंबर, तो अगर आप अपना आधार ऑथेंटिकेट नहीं करवा पाते, देन द रजिस्ट्रेशन शैल बी ग्रांटेड ओनली आफ्टर, हाईलाइट करेंगे कि फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस इन द प्रेजेंस ऑफ द सेड पर्सन, और ये 60 डेज के अंदर अंदर की जाएगी। 60 डेज के अंदर अंदर फिजिकल वेरीफाई आपको करना पड़ेगा। तो मैंने दोनों चीजें बता दी आपको। सबसे पहले तो हमने क्या कहा कि आपको आधार कार्ड अपना ऑथेंटिकेट करवाना पड़ेगा, वो अटैच करना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर किसी भी वजह से अगर आप अपना आधार ऑथेंटिकेट नहीं करवा पाते तो कोई बात नहीं, फिर हम आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे 60 डेज के अंदर। ये जो सबसेक्शन 6D ऑफ द सेक्शन 25, सेक्शन 25 इज फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। उसका 6D अभी पेंडिंग है जी, मैं अभी पढ़ाऊंगा आपको 5 मिनट। ये आई गया जी, पहले ये पढ़ ही लेते हैं। ये सेक्शन 25 मैंने यहाँ पर, प्लीज यू हैव टू कम ऑन द बोर्ड, ये आपके नोट्स में नहीं मिलेगा, ये मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड किया। सो प्रोसीजर फॉर द रजिस्ट्रेशन, ठीक है जी, किस किस को रजिस्ट्रेशन करवानी है उसके सीधा मैं पॉइंट नंबर 6 के ऊपर आ रहा हूँ। तो पहले 5 सब सेक्शन मैंने यहाँ पे ओमिट कर दिए, ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ 6 यहाँ पे पढ़ना है। तो वो कहता है एवरी पर्सन के पास एक पैन नंबर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और अगर आपके पास, अगर आपको याद हो 51 में अगर आपने रजिस्ट्रेशन सिर्फ टीडीएस के लिए करवानी है और आप कहते हैं सर मेरे पास पैन नंबर नहीं है लेकिन टैन नंबर है, तो हमने कहा ठीक है फिर टैन नंबर चलेगा, क्योंकि आप सिर्फ टीडीएस के लिए ही तो आ रहे हैं। 6A के अंदर हमने क्या कहा, देखिए जी, मैंने आपको ना अभी थोड़ी देर पहले बोला था, क्या सिर्फ न्यू रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर लगेगा या ऑलरेडी रजिस्टर्ड पे भी लगेगा? तो मैंने आपको कहा था कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड पे भी लगेगा जी आधार को ऑथेंटिकेट करवाना। तो 6A ने क्या कहा, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, नए रजिस्ट्रेशन की बात नहीं कर रहे, जो रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, शेल अंडरगो, तो उनको भी अब ऑथेंटिकेट करवाना पड़ेगा और फर्निश द प्रूफ ऑफ द पोजीशन ऑफ आधार नंबर अपना देना पड़ेगा इन सच फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। लेकिन अगर कोई पर्सन कहता है कि सर मेरे पास आधार है नहीं, इन दैट केस फिर गवर्नमेंट उसकी आइडेंटिफिकेशन जैसे भी करेगी वो करेगी। कैसे करेगी वो मैंने आपको बता दी, फिजिकल वेरिफिकेशन करके। ये क्लियर हो? सेकंड के ऊपर आ रहे हैं, प्रोवाइडेड फर्दर, और वो कहता है कि सर अगर मैं अपना आधार ऑथेंटिकेट नहीं करवा पाया और गवर्नमेंट ने जो भी ऑल्टरनेट तरीका बताया था वो भी नहीं करवा पाया, अब क्या होगा? कहता है कि जी फिर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है दैट शैल बी डीम्ड टू बी इनवैलिड, और सारी प्रोविजन आपके ऊपर ऐसे लगेगी ये मान के कि आपके पास कभी रजिस्ट्रेशन नंबर था ही नहीं। क्लियर? 6A दोबारा से बता रहा हूं, एक बार सम अप करता हूं आपके लिए, जिसमें हमने क्या कहा कि जी एवरी रजिस्टर्ड पर्सन को भी अब अपना आधार अटैच करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा। अगर नहीं कर पा रहे तो गवर्नमेंट आपको कोई ऑल्टरनेट और एक वायबल तरीका देगी। मैंने आपको बताया वो वायबल तरीका क्या है, वो है जी फिजिकल वेरिफिकेशन 60 डेज के अंदर। बट अगर आप ना आधार लिंक करते, ना आप वो वायबल या ऑल्टरनेट तरीके से अप्रूव कर रहे, इन दैट केस आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो इनवैलिड मान लिया जाएगा और हम ये मान के चलेंगे कि आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है ही नहीं। सेकंड,
ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन। अभी मैंने आपको पीछे पढ़ाई ना अमेंडमेंट रूल्स में जो नोटिफिकेशन आई, ठीक है। एवरी इंडिविजुअल शेल, अब फ्यूचर की बात कर रहे हैं, पहले पुराने रजिस्टर्ड पर्सन की बात कर रहा था, अब फ्यूचर रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर ग्रांट किया जाए तो आपको अपना आधार ऑथेंटिकेट करवाना ही पड़ेगा। अगर आधार नहीं है तो गवर्नमेंट से पूछो फिर कैसे होगा, फिजिकल वेरिफिकेशन मैंने आपको बताया। और अगर आप ये नहीं करवा पा रहे इन दैट केस, ठीक है, फिर आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा ही नहीं। चलिए आगे, बी हमारा हो गया जी न्यू रजिस्ट्रेंट्स के लिए, और ए 6A हमारा हो गया पुराने ओल्ड रजिस्टर्ड पर्संस के लिए। अब वो कहता है कि जी एवरी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल। मैंने कहा सर मेरी कंपनी है, कंपनी के पास आधार होता ही नहीं, ठीक है, आधार नंबर तो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स के पास होती है। मेरी HUF है, मेरी पार्टनरशिप फर्म है, फर्म के पास तो आधार नंबर है ही नहीं, अब हम कैसे ऑथेंटिकेट करवाएं? अब वो कहता है ध्यान से सुनो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज ये कंपनी से रिलेटेड है। कहता है कि जी अदर देन इंडिविजुअल, एवरी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, जो कि अगर आप लेना चाहते हैं या आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, आपको आधार नंबर देना पड़ेगा। मैंने कहा सर बट किसका दूंगा, कंपनी के पास तो है ही नहीं। कहते सुन तो लो, HUF है तो उसे अपने कर्ता का देना पड़ेगा, कंपनी है तो अपने MD का देना पड़ेगा। हमने कहा सर MD नहीं है हमारी कंपनी को, कहते WTD का देना पड़ेगा, फिर होल टाइम डायरेक्टर का देना पड़ेगा। नंबर ऑफ पार्टनर्स, ठीक है जी, पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर्स का देना पड़ेगा। मेंबर्स ऑफ मैनेजिंग कमेटी ऑफ द एसोसिएशन, ट्रस्ट है तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का देना पड़ेगा, या अपने किसी ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, ऑथराइज्ड सिग्नेटरी और सच अदर क्लास ऑफ द पर्सन इन सच मैनर एज द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल में स्पेसिफाई द सेड नोटिफिकेशन। आर वी गुड? सो पहले दो पॉइंट थे इंडिविजुअल के, ठीक है। अब हमने क्या कहा कि अगर आप इंडिविजुअल है ही नहीं, कोई बात नहीं, आपके अंदर कोई तो इंडिविजुअल काम करता होगा ना, HUF है तो कर्ता का दे दो, कंपनी है तो MD का दे दो, डायरेक्टर्स का दे दो, पार्टनर्स का दे दो, किसी का भी दे दो। आर वी गुड? और हमने कहा कि सर हमारे पास नहीं है तो हम आपको ऑल्टरनेट और वायबल मींस बताएंगे, फिजिकल वेरिफिकेशन, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका। 6D में उसने क्या कहा, कहते हैं कि जी अगर आप पर्सन 6A, 6B और 6C आपके ऊपर नहीं लगेगी, ठीक है, किसके ऊपर नहीं लगेगी, सच पर्सन और द क्लास ऑफ द पर्सन, और स्टेट के ऊपर नहीं लगेगा, ठीक है जी, UT के ऊपर नहीं लगेगा, और द पार्ट देयर ऑफ एज अ गवर्नमेंट में, ठीक है। एक तो स्टेट और UT के ऊपर नहीं लगेगा, और सच पर्सन एज अ गवर्नमेंट में नोटिफाई, गवर्नमेंट ने फिर किसको नोटिफाई कर रखा है, किसमें, 6D के अंदर। 6D के अंदर गवर्नमेंट ने किसको नोटिफाई कर रखा है, वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। मैं यहां तक आपको दोबारा से सारा लिंक कर देता हूं। 6A में हमने कहा कि जी अगर आप इंडिविजुअल हैं और ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो प्लीज अपना आधार लिंक करें, नहीं कर सकते तो हम आपको कोई और तरीका बताएंगे, अगर दोनों तरह से नहीं करते तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी, डीम्ड टू बी इनवैलिड मानी जाएगी। 6B में है, हमने कहा नया नंबर लेना चाहते हैं तो प्लीज आधार दीजिए, आधार नहीं है तो फिर ऑल्टरनेट तरीका करना पड़ेगा। 6C पे है, तो इसमें हमने कहा कि सर इंडिविजुअल हम नहीं है, हमारे पास आधार नहीं होता, लेकिन आपकी कंपनी में, फर्म में, HUF में कोई तो इंडिविजुअल होगा ना, तो आप उसका आधार लेकर आइए और वो आपको फिर अप्रूव करवाना पड़ेगा। अगर आप उसका भी अप्रूव नहीं करवा सकते फिर हमारे पास वायबल ऑल्टरनेट तरीका है। 6D में हमने कहा कि गवर्नमेंट चाहे तो ये जो आधार का हमने सिस्टम शुरू किया ना, कुछ लोगों पे अप्लाई नहीं होगा। गवर्नमेंट चाहे तो कुछ लोगों का नाम बताएगी आपको जिनके ऊपर ये आधार वाली प्रोविजन लगेगी ही नहीं, जिनके ऊपर ये आधार वाली प्रोविजन लगेगी ही नहीं। ये बात आपको समझ आई कि 4D के अंदर, 6D के अंदर क्या कहा गया कि गवर्नमेंट चाहे तो कुछ लोगों का नाम बताएगी जिनके ऊपर ये प्रोविजन नहीं लगेगी। गवर्नमेंट ने उस पावर को यूज करते हुए यहां पे नोटिफाई किया है कि द प्रोविजंस ऑफ द सबसेक्शन B और C shall not apply to the person, किसके ऊपर, सिर्फ एक बात, द पर्सन हु आर नॉट द सिटीजंस ऑफ इंडिया। बस इतना सही है जी, आगे सब बेकार की बात लिखी हुई है।
और टू द क्लास ऑफ द पर्सन अदर देन द फॉलोइंग। अदर देन द फॉलोइंग का मतलब इनके ऊपर तो लगेगी, इंडिविजुअल पे, ऑथराइज सिग्नेटरी, एमडी और कर्ता के ऊपर, इनके ऊपर तो लगेगी। ये जो 4 पॉइंट यहाँ पर लिखी हैं इनके ऊपर तो 6B और 6C इज एप्लीकेबल, क्योंकि उसने क्या लिखा, अदर देन फॉलोइंग। अदर देन फॉलोइंग का मतलब इनके ऊपर तो लगेगी। किस पे नहीं लगेगी? हु आर नॉट द सिटीजन ऑफ इंडिया, हु आर नॉट द सिटीजन ऑफ इंडिया। सेक्शन 25 के अंदर सब सेक्शन 6 के अंदर ये सारे पॉइंट्स नए ऐड थे, 6A, 6B, 6C और 6D, मैंने वो भी आपको करवा दिए। और 6D के अंदर हमने गवर्नमेंट को पावर दी थी कि वो कुछ लोगों को नोटिफाई कर सकते हैं जिनके ऊपर B और C नहीं लगेगा। तो उन्होंने किसको नोटिफाई किया? हु आर नॉट द सिटीजन ऑफ इंडिया। कमिंग फर्दर जी, पेज नंबर 13 के बॉटम के ऊपर एक पॉइंट है जी हमारे पास, सुन लीजिए, फिर आपको बहुत इजी लगेगा। पुरानी प्रोविजन कहती थी कि अगर आप मल्टीपल पीरियड का रिफंड एक साथ क्लेम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो मल्टीपल ईयर्स ना, 1 साल में 6 महीने का करना है, 9 महीने का करना है, 12 महीने का करना है, आप इकट्ठे क्लेम कर दो। बट अगर वो 5 साल है तो आपको 5 रिफंड क्लेम फाइल करने पड़ेंगे। दिस प्रोविजन हैज बीन ओमिटेड। अब उन्होंने कहा मल्टीपल ईयर्स भी क्लब्ड हो सकते हैं। पहले क्या कहा था कि मल्टीपल पीरियड्स विद इन 1 ईयर, 1 फाइनेंशियल ईयर कैन बी क्लब्ड, लेकिन अब वो क्या कह रहे हैं कि मल्टीपल ईयर्स कैन आल्सो बी। रीड करेंगे जी। The applicant at his option may file a refund claim for the tax period or by clubbing the successive tax periods. The period for which the refund claim has been filed, however, cannot spread across the different financial year. पुरानी प्रोविजन है, कह रहे cannot spread, लेकिन जो आप पीरियड कवर कर रहे हैं वो ऐसा ना हो कि 2 महीने पुराने साल के और 2 महीने अगले साल के, ठीक है। रजिस्टर्ड पर्सन कहता है जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ तक रहती है तो वो GSTR 1 क्वार्टरली बेसिस के ऊपर फाइल करते हैं, ये बात तो हमें पता ही है। तो वो कहता है कि जी आप चाहें तो उस क्वार्टर का या आने वाले क्वार्टर्स का इकट्ठे रिफंड क्लेम फाइल कर सकते हैं, लेकिन रिफंड क्लेम जो पैराग्राफ 3 के अंदर हमने आपको बताया, ये ना पूरा सर्कुलर नहीं है, इस पर ये पूरे सर्कुलर में लेटर से 8 पैराग्राफ थे, तो उसने एक पैराग्राफ आपको यहाँ पर दे दिया। तो 3ABCE क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ACE इज लाइक इनवर्स टैक्स रेट, जिसमें मेरा ITC रॉ मटेरियल पे ज़्यादा है और आउटपुट पे कम है, तो आप उसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं, या फिर आपने टैक्स गलती से जमा करवा दिया, एक्सेस जमा करवा दिया, वो सारे केसेस वो बता रहा है। कह रहा है कि जी मस्ट बी फाइल्ड, तो ये अभी यहाँ पे रेलिवेंट नहीं है कि कौन कौन से रिफंड मिलते हैं, दैट इज नॉट द मैटर। यहाँ पे मैटर ये है कि क्या मैं मल्टीपल पीरियड्स को क्लब करके एक ही रिफंड क्लेम कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जी मस्ट बी फाइल्ड बाय द एप्लीकेंट क्रोनोलॉजिकली। क्रोनोलॉजिकली यहाँ पे ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, मैं आपको एक एग्जाम्पलीफाई कर देता हूँ जी आपके लिए। Let us say financial year 1920, quarter 1, quarter 2, quarter 3. Let us say इस साल में मैंने क्वार्टर 3 का रिफंड अप्लाई कर दिया, पहला रिफंड जो अप्लाई किया वो क्वार्टर 3 का अप्लाई कर दिया। सरकार ने कहा कि सर हमने आपको पहले ही बोला था कि जो रिफंड आपने अप्लाई करना है दैट शुड बी इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्योंकि आपने क्वार्टर 3 का रिफंड अप्लाई किया, हम मान के चल रहे हैं कि क्वार्टर 1 और 2 का आपका रिफंड है नहीं। अगर है तो आप फाइल कर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि सीक्वेंस में आपको आना था, ठीक है। सो यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कहते हैं मस्ट बी फाइल्ड बाय द एप्लीकेंट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। दिस मीन्स दैट एन एप्लीकेंट आफ्टर सबमिटिंग द रिफंड एप्लीकेशन under any of these category for a certain period shall not be subsequently allowed to file the refund claim under the same category for any previous period। तो अगर आपने किसी के अंदर
कोई रिफंड फाइल कर दिया है तो आप उससे प्रीवियस पीरियड का उसके बाद रिफंड कभी भी क्लेम नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो कहता है कि अगर आपके डेफिशिएंसी मेमो की वजह से वो रिफंड एप्लीकेशन ही कैंसिल हो गई, फिर ये प्रोविजन आपके ऊपर नहीं लगेगी। ठीक है, लेटर से मैंने Q3 का जब ये फाइल किया तो उन्होंने कहा डेफिशिएंसी मेमो, ये रिफंड क्लेम आपका कंप्लीट नहीं है, 15 दिनों में डेफिशिएंसी मेमो दो, नहीं तो ये रिफंड फाइल हम डस्टबिन में फेंक देंगे एंड वी विल अज्यूम नो रिफंड फाइल हैज बीन सबमिटेड टू अस। तो अगर वो डेफिशिएंसी मेमो की वजह से क्लेम ही रिजेक्ट हो गया, अब मैं Q1 का भी कर सकता हूँ। फिर आप ये मत कहना कि सर आप तो Q3 का क्लेम कर रहे थे, लेकिन वो तो डेफिशिएंसी मेमो की वजह से आपने रिजेक्ट कर दिया था, तो अब मैं Q1 का भी कर सकता हूँ। तो वो कहता है कि हाउएवर दिस प्रोविजन विल नॉट बी एप्लीकेबल, शैल नॉट अप्लाई वेयर द फ्रेश एप्लीकेशन इज बीइंग फाइल्ड, क्योंकि डेफिशिएंसी मेमो आपको पहले इशू किया गया। तो वो कहता है कि इट हैज बीन डिसाइडेड टू रिमूव द रिस्ट्रिक्शन, जिसमें हम आपको अलग अलग फाइनेंशियल ईयर्स का क्लबिंग करने पहले नहीं देते थे, अब वो रिस्ट्रिक्शन रिमूव कर दी गई है। तो ये पुराना सर्कुलर है 2019 का जिसके अंदर ये रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी। तो वो कहता है उसको अब मॉडिफाई कर दिया गया है। अब हमने बस इतना सा उसको मॉडिफाई किया कि रिफंड क्लेम अक्रॉस द फाइनेंशियल ईयर भी हो सकते हैं। अभी गुड, चलेंगे आगे। ये कुछ खास नहीं है जी, दिस इज जस्ट दैट कि एक नोटिफिकेशन आई थी जिसके अंदर हम 5th अमेंडमेंट रूल्स लेकर आए। अभी मैं आपको पहले 3rd अमेंडमेंट रूल्स पढ़ा रहा था, अब वो कहता है 5th अमेंडमेंट रूल्स हम लेकर आए एक नोटिफिकेशन के द्वारा। ठीक है, नोटिफिकेशन की पावर 164 में हमने गवर्नमेंट को दी कि गवर्नमेंट चाहे तो ऑर्डर्स या इंस्ट्रक्शन इशू कर सकती है 164 के अंदर। तो उस पावर को यूज करते हुए उन्होंने 28 अप्रैल 2020 को 5th अमेंडमेंट लेकर आए कि वो CGST रूल्स के अंदर। पैराग्राफ क्रॉस है जी, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात उसने बोली है कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए काउंसिल के साथ डिस्कशन करने के बाद 5th अमेंडमेंट रूल्स लेकर आए हैं। हमने कहा सर ये 5th अमेंडमेंट रूल्स में है क्या, अब वो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सो ऊपर वाला पैराग्राफ वाज नॉट सो वेरी रेलेवेंट। अब हमने क्या कहा कि 5th अमेंडमेंट रूल्स में लिखा क्या है वो हमें बताइए। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है जी क्योंकि कंपनी से रिलेटेड है, कंपनी से रिलेटेड है। मेरे से सुन लीजिए क्या है। कहते हैं कि जी अप्रैल, मई, जून 3 महीने की रिटर्न है अगर किसी कंपनी की भरनी है जीएसटी के अंदर। अगर एक कॉर्पोरेट रजिस्ट्रेंट है तो कंपनी को अपनी रिटर्न भरनी है। तो वो कहता है कि जी अप्रैल, मई, जून जिसमें लॉकडाउन लगा हुआ था, ठीक है, कंपनी की रिटर्न्स ईवीसी से भी वेरीफाई करवाई जा सकती है। वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, कंपनी के लिए अगर रिटर्न भरनी है तो उसमें डीएससी अप्लाई करना जरूरी है, लेकिन मेरे ऑफिस के अंदर भी जो कंपनी के रिटर्न्स हम भर रहे हैं वो भी ईवीसी से वेरीफाई करवा के जाए जा रहे हैं। हमें कोई भी रिटर्न भरते हुए डीएससी नहीं लगाना पड़ा। ठीक है, कौन सी? अप्रैल, मई, जून की अगर कंपनी की रिटर्न थी तो वो कहते हैं कि आप इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड से भी कर सकते हैं। क्योंकि लॉकडाउन था ना, कोई पर्सन ऐसे भी कह सकता था कि सर डीएससी तो उसके पास पड़े हैं, कैसे जाएं वहां पर, ऑफिस में पड़े हैं, घर से बाहर निकलते ही पुलिस है, ठीक है, तो ऑफिस में कैसे जाएं, वो एक्सेसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने कहा ठीक है आप रिटर्न भरो जी, आप रिटर्न भरो। कंपनी के लिए डीएससी कंपल्सरी था जी रिटर्न भरने के लिए, वो ओमिट कर दिया इन्होंने, और इन्होंने क्या कहा कि अप्रैल, मई, जून। ठीक है, तो आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, मैंने जो अभी लास्ट रिटर्न भरी है अक्टूबर की, ठीक है, तो जो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो डीएससी अटैच करके गई है। ठीक है, चाहे नील की ही रिटर्न क्यों ना हो, तो वो डीएससी अटैच करने पड़े, बिकॉज ये प्रोविजन जो थी वो 3 महीने के लिए थी, जिसमें कंपनीज की रिटर्न के लिए भी वो कहता है अगर आप 3B उनकी भरना चाहते हैं वो ईवीसी से ही चली जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक। ओटीपी आ जाएगा जी आपके मोबाइल पे, बस वो हमें बता दीजिए और उससे आप ये रिटर्न भर सकते हैं। चलेंगे आगे। ये सेम आईजी कॉर्पोरेट डेटर्स
जो कि बैंक्रप्सी कोड के अंदर जिनकी फाइल चल रही है। एक्चुअल में वो क्या कहता है, याद है ना ये सारा तो आपको, कि कॉर्पोरेट डेटा जो आईबीसी में क्या उसको नई रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी, फर्स्ट रिटर्न भरनी पड़ेगी और आईटीसी वो क्लेम कर सकता है चाहे उसका बिल पुराने नाम का ही क्यों ना हो। लेकिन हमने कहा सर सेक्शन 140 दैट इज द ट्रांजिशनल प्रोविजन ऑफ द आईटीसी, जो मेरा पुराना आईटीसी था उसका क्या होगा, तो हमने कहा वो ट्रांजिशन हो जाएगी। सिर्फ वो ये बात बताना चाह रहा है कि क्योंकि हम उसके लिए स्पेशल प्रोसीजर लेकर आए हैं, अकॉर्डिंगली सेक्शन 140 भी अब मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सेक्शन 140 के अंदर हम ये बताएंगे। पहले तो हम क्या कहते थे कि अगर एक एलएलपी उसमें कन्वर्ट हो गई, ठीक है, आप कॉम्पोजिशन से अदर में आ गए, अदर से कॉम्पोजिशन में चले गए, तो ट्रांजिशन कैसे होती है। अब वो कहता है 140 में हमें एक और अमेंडमेंट करनी पड़ेगी जिसमें हम बताएंगे कि अगर कंपनी आईबीसी में चली गई तो उसे नया रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा और उसमें ट्रांजिशन प्रोविजंस कैसे काम करेंगे। सो सेम है जी, आपको कुछ भी नया नहीं मिलेगा, लेकिन इसको यहाँ पे अलग से क्यों लिखा, सिर्फ सेक्शन 140 के कॉन्टेक्स्ट में कि अकॉर्डिंगली द चेंजेस आर टू बी इंटीग्रेटेड इन द सेक्शन 140 एज वेल। तो कहता है द गवर्नमेंट हियर बाय मेक्स द फॉलोइंग अमेंडमेंट, और मैं सीधा आ रहा हूँ जी यहाँ पर। ऊपर वाला बिल्कुल सेम है, ये देखिए रजिस्ट्रेशन वाली बात भी बिल्कुल सेम बोल रहा है कि 30 डेज में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए जी, अब वो कहता है कि जी इस बजट में इस चेंजेस के बाद वो कहता है यू हैव टू ब्रिंग द अमेंडमेंट। अगले पेज पे अगर आप देखेंगे तो सेक्शन 140 में भी अब आपको अमेंड करना पड़ेगा। बस इतना सा ही इसमें बताया गया, कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। और सेक्शन 140 में जो चेंजेस हैं वो बैक डेट से हुए जी, 1/7/2017 से। स्टार मार्क करेंगे जी, वेरी गुड चेंज, वेरी गुड चेंज। रूल 67A, ये भी 5th अमेंडमेंट रूल्स जो मैंने आपको बताए थे उसी के अंदर ये भी 5th अमेंडमेंट रूल्स में लेकर आए। वो कहते हैं कि अगर किसी की निल के रिटर्न है ना तो आप एसएमएस से ही भर सकते हो। दैट्स अ वंडरफुल कॉन्सेप्ट। आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके ऊपर आप जीएसटी की ऐप डाउनलोड करके प्रॉपर आप अगर लिखेंगे निल की रिटर्न। निल की रिटर्न कब होती है, जिसमें कहता हूँ कि सर इस महीने में मेरा कुछ भी नहीं है, कोई भी आउटवर्ड सप्लाई नहीं, कोई भी इनवर्ड सप्लाई नहीं, कोई लेट फी नहीं, कोई एक्सपोर्ट नहीं, कोई निल रेटेड नहीं, कुछ भी नहीं। तो मैंने सरकार को कहा कि सर 0 भरना है पूरी रिटर्न में, तो सरकार कहती वो तो हम खुद भी भर लेंगे, आप एसएमएस भेज दो हमें कि मेरा ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। रजिस्टर्ड मोबाइल से आप एसएमएस भेज दो कि निल रिटर्न, और वो आपकी रिटर्न निल की सबमिट हो जाएगी, ठीक है। सो नोटिफिकेशन टू गिव द इफेक्ट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द रूल 67A, ठीक है, ये मैंने नीचे वहां से लिया भी, मोरलेस सेम ही है, दोनों में सेम बात बताई थी। तो कहता है 164 जो पावर है read with the rule 3 of the CGST 5th amendment rules। मैंने आपको पहले ही बोला कि ये अमेंडमेंट भी किस में आई, 5th amendment rules में, जिसमें उन्होंने क्या कहा बताया ही नहीं। यहाँ पे पढ़ते हैं जी, प्लीज बोर्ड से पढ़ लीजिए। Notwithstanding anything contained in this chapter, for a registered person who is required to furnish a nil return under section 39 and the form number GSTR 3B for the tax period, any reference to the electronic furnishing shall include। तो वो कहता है कि हमने आपको बोला था रिटर्न कैसे भरनी है, इलेक्ट्रॉनिक फर्निशिंग, तो उसमें ये इंक्लूड हो जाएगा अगर आप एसएमएस शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज एसएमएस भी कर देंगे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से, और रिटर्न शैल बी वेरीफाइड बाय द ओटीपी आ जाएगा, ठीक है, और उससे अगर आपने वो अप्रूव कर दिया तो आपकी निल रिटर्न माना जाएगा कि आपने इलेक्ट्रॉनिकली हमें सबमिट कर दी। तो आपको लॉगिन जीएसटीएन पे करने की जरूरत नहीं है, आप एसएमएस कर दीजिए और इस तरह से, ठीक है जी। और ये किसके लिए है, रजिस्टर्ड पर्सन, इट मे बी इंडिविजुअल, इट मे बी अ कंपनी, इट मे बी एन एचएफ, इट मे बी एनीवन। स्टार मार्क कर रहे हैं जी अगले अमेंडमेंट के ऊपर, जो कि 139/09/2020 की है। और ये ना कंप्लीट नहीं है जी आपके इस सप्लीमेंट के अंदर, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि इस बार एमसीक्यू या पेपर में जरूर आएगी, वो मेंशन ही नहीं है। सुन लीजिए पहले है क्या। मैंने आपको पहले भी बोला कि जीएसटी के अंदर इनवॉइस इशू करने की पावर
सिर्फ और सिर्फ सप्लायर के पास है। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट इशू करने की पावर भी सिर्फ और सिर्फ सप्लायर के पास है। मैंने कोई मोबाइल लिया, कोई भी इनवर्ट गुड्स या सर्विसेज ली जिसका मेरे पास प्रॉपर बिल है, लेकिन सप्लायर वो बिल चढ़ाना भूल गया, ठीक है। अब वो मेरे 2A में रिफ्लेक्ट नहीं करता, मेरे को उसका आईटीसी गवर्नमेंट ने नहीं दिया, मैंने तो क्लेम किया, मेरे पास तो बिल भी है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि सर आपकी कोई सुनवाई नहीं है, किसकी, रेसिपिएंट की कोई सुनवाई नहीं है। तो अब मैं दोबारा से वो सप्लायर को अप्रोच करता हूँ और मैं कहता हूँ कि सर प्लीज अपनी रिटर्न रिवाइज करो, ठीक है, ये बिल आपका चढ़ाना रह गया, मेरे को आईटीसी मिला नहीं, आप उसे चेंज करो, ठीक है। XYZ रीजन, ठीक है, उसने वो अमेंड नहीं किया, ठीक है, मेरा झगड़ा हो गया, मैं उसके साथ गुड टर्म्स पे नहीं था किसी भी वजह से, या उसके अपने कोई पर्सनल रीजन थे, अकाउंटेंट छोड़ के चला गया, उसको आता नहीं या वो करना नहीं चाहता, किसी भी वजह से वो अपनी रिटर्न रिवाइज नहीं कर रहा, अब मेरा तो आईटीसी रह गया, ठीक है। गवर्नमेंट ने कहा कि आप इस केस में खुद इनवॉइस अपलोड करके उसका आईटीसी क्लेम कर सकते हो। आपके पास इनवॉइस तो होगा ना, प्रॉपर इनवॉइस दिखा दो हमें जिसपे आपका जीएसटी नंबर, उसका जीएसटी नंबर, गुड्स, जीएसटी का रेट, सब कुछ लिखा हो, आप वो कर दो। लेकिन ये 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो मेरा आईटीसी लेटर से उस महीने का कितना था, 1 करोड़ रुपए का। तो ये जो इनवॉइसेस मैं खुद अपलोड कर रहा हूं, ये 10 लाख से ज्यादा के नहीं हो सकते। 1 करोड़ कौन से, जो मेरे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो मेरे रिफ्लेक्ट कितने हो रहे हैं, 1 करोड़ के। तो मैं चाहूं तो सिर्फ 10% एक्स्ट्रा क्लेम कर सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। अब आप कहेंगे सर वो बिल 20 लाख का है, तो फिर अब आपको सप्लायर के पास ही जाना पड़ेगा, आप खुद इसकी रेमेडी नहीं कर सकते, ठीक है। खुद अगर आप अपनी रेमेडी करना चाहते हैं तो आपके 2A में जितनी अमाउंट रिफ्लेक्ट हो रही है उसके 10% एक्स्ट्रा तक आप खुद क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। आप खुद वो इनवॉइसेस अपलोड कर दीजिए जो सप्लायर से अपलोड करने रह गए, बट उस पर कैपिंग है 10% एक्स्ट्रा, ठीक है। ऐसे तो आप कितने मर्जी बिल करते रहेंगे और मैचिंग होगी ही नहीं और हमारा सारा कॉन्सेप्ट ही हिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे थोड़ी सी मोहलत देने की कोशिश तो की, लेकिन 100% नहीं। ये 10% वाली बात इस सर्कुलर में मेंशन नहीं है जो आपके सप्लीमेंट्स है, ठीक है। मैं पूरा रीड करवाता हूँ फिर आपको समझ में आएगा। The issue related to the refund of accumulated ITC in respect of invoices whose details are not reflected in the form number 2A. 2A सबको पता है, जब मेरा सप्लायर अपना GSTR 1 भरता है तो उससे मेरी 2A बनती है, ठीक है, क्योंकि किसी के आउटवर्ड सप्लाई, मेरी इनवर्ड सप्लाई है, तो 1 से 2A ऑटोमेटिक बनती है जी। Of the applicant has been clarified by the government. In order to clarify the refund related issues and to ensure the uniformity in the implementation of the provision of this law in regard across the field formations, the board in exercise of its power under section 168 of the CGST Act hereby clarifies that. सर्कुलर में उन्होंने क्या क्लैरिफाई किया, पढ़ते हैं जी। तो वो कहते हैं कि जी अगर आप कोई रिफंड क्लेम करना चाहते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनवॉइसेस जो कि रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे 2A में, was also admissible, वो भी अब एडमिसिबल है। Copies of such invoices were required to be uploaded. However, by the insertion of the sub-rule 4 of the Rule 36, various references has been received from the field formation regarding the admissibility of the refund of the ITC availed upon the invoices जो कि रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे थे। The matter has also been examined and it has been decided that the refund of the accumulated ITC shall, पहले अगले पेज पे पढ़ लेते हैं, shall be restricted। अब वो कहते हैं कि अब आप जब रिफंड क्लेम करना चाहेंगे तो आपको रिफंड कितना मिलेगा, नंबर 1 ITC एज पर द इनवॉइसेस जो कि रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, उसका तो आपको ITC मिलेगा, उसमें थोड़ी ना कोई डिस्प्यूट है। फिर वो कहते हैं द डिटेल्स व्हिच आर uploaded by the supplier in the form number GSTR1 and मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया जी यहाँ पे, of those invoices जो कि रेसिपिएंट ने अपलोड किए हैं। फर्स्ट के अंदर रेसिपिएंट ने, सेकंड के अंदर जो सप्लायर ने अपलोड किए हैं, ठीक है, और जो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। फिर से बता दूं आपको, मैंने आपको अभी बोला कि अगर आपका कोई ITC रह गया है तो वो ITC के इनवॉइस आप खुद इशू कर सकते हैं,
ठीक है, इनवॉइसेस खुद अपलोड कर सकते हैं, उसका आपको मिल जाएगा, लेकिन उस पर कैपिंग है 10% की। अब वो क्या कहता है कि रिफंड के अंदर जो तो आपने इनवॉइसेस खुद अपलोड की हैं उनका भी आपको रिफंड मिल जाएगा, और जो GSTR 1 में आपके सप्लायर ने अपलोड किए हैं जो कि रिफ्लेक्ट हो रहे हैं आपके 2A में, उनका भी आपको मिल जाएगा। तो दोनों का आपको रिफंड भी मिल जाएगा, ITC भी मिल जाएगा। क्लियर? वही बात लिखी है जी, कुछ भी इसमें नया नहीं है। तो वो कहते हैं कि अब आपको 2 चीजों का रिफंड मिल जाएगा। रूल 36 के अंदर जी ये अमेंडमेंट है, देखिए, तो वो कहता है कि अमेंडमेंट के अंदर ये हमने ऐड किया, कहता है कि ITC टू बी अवेल्ड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइसेस और द डेबिट नोट्स द डिटेल्स ऑफ व्हिच हैव नॉट बीन अपलोडेड बाय द सप्लायर, उसका भी हम आपको ITC दे देंगे, बट वो एक्सीड नहीं करना चाहिए 10% ऑफ एलिजिबल क्रेडिट अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइसेस और द डेबिट नोट जो कि उसने अपलोड किए हैं। तो आपके सभी सप्लायर्स ने मिलकर टोटल आपको ITC कितना दिया? 1 करोड़ का। आप कहते हैं सर 1 करोड़ नहीं, 1 करोड़ 10 लाख है, तो बाकी 10 लाख के बिल डेबिट नोट आप खुद अपलोड करके ले सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 10% ऑफ ऑलरेडी व्हाट हैज बीन रिफ्लेक्टेड एंड अपडेटेड बाय द सप्लायर, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा नहीं। तो अगर किसी का उससे ज्यादा है तो आपको सप्लायर को जाकर ही चेज करना पड़ेगा कि सर आपने ये बिल क्यों नहीं चढ़ाया, आप ये बिल को चढ़ाइए, रेक्टिफाई रिवाइज कीजिए अपनी रिटर्न सो दैट आई कैन गेट द क्लेम। चलिए आगे। I will share this file with you all, ठीक है, तो आप रेफर कर सकते हैं चीज को। लास्ट पॉइंट फॉर टुडे। सर वो 10% किसका बोला है आपने? जितना रिफ्लेक्ट हो रहा है। अभी सभी सप्लायर्स ने तो बिल चढ़ाना मिस नहीं किया होगा ना, ठीक है, तो वो पे है, हाँ, वो उन्होंने GSTR 1 में चढ़ाया होगा जो ऑटोमेटिकली मेरे 2A के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है, क्योंकि उनकी आउटवर्ड सप्लाई मेरी इनवर्ड सप्लाई है। अब मेरी इनवर्ड सप्लाई GSTR 2A में आती है, तो उसका 10% जैसे लेट्स सपोज 20 लाख का 10% तक मैं कुछ कट चढ़ा सकती हूँ। यस, तो अगर आपने लॉगिन किया, आप रिटर्न भरने जा रहे हो, तो आप पहले देखोगे कि सभी सप्लायर्स ने, क्योंकि मैं सिर्फ एक से तो लेता नहीं हूँ, सभी सप्लायर्स ने मिलकर मुझे टोटल कितना ITC दिया है। लेट से अमाउंट आती है 20 लाख, ठीक है, तो 2 लाख, 20 लाख का 10%, 2 लाख रुपए तक के बिल्स मैं खुद चढ़ाकर 22 लाख रुपए तक का ITC क्लेम कर सकता हूँ। टोटल 20 तो मेरा बनता ही है, 2 लाख के मैं खुद चढ़ा सकता हूँ। तो खुद चढ़ाने वाली जो पावर है वो हमने आपको कितनी दी? अप टू द 10% of already reflected and updated by the suppliers। ये पेपर में जरूर आएगा ये 10% वाला पॉइंट, हम हर रिटर्न के अंदर इसको देखते हैं, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन सर्कुलर है जी, सर्कुलर इज फॉर द क्लैरिफिकेशन, नथिंग न्यू। अगर ये सर्कुलर ना भी पढ़ा था तब भी जो इसमें लिखा है आप वही करके आते, दैट इज कि अगर तो आप होल टाइम डायरेक्टर हैं तो आप GST के स्कोप से बाहर चले जाते हैं जी, सप्लाई की डेफिनेशन आपको कवर नहीं कर पाती क्योंकि आप एम्प्लॉय बन जाते हैं, ठीक है। बट अगर आप हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या फिर अदर देन एम्प्लॉय तो आपके ऊपर GST लगता है, और ये आपने पढ़ा है जी रिवर्स चार्ज के अंदर कंपनी को उसके ऊपर GST खुद जमा करवाना पड़ता है। सो सिर्फ क्लैरिफिकेशन है, मेरे को इस सर्कुलर में एक भी बात नहीं मिली, नथिंग वाज न्यू। Doubts have been raised as to whether, बट क्योंकि डायरेक्टर्स की बात है और कंपनी की बात है तो GST के अंदर हर वो पॉइंट जो कि कंपनी और डायरेक्टर से रिलेटेड है, CS के स्टूडेंट के लिए बाय डिफॉल्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहता है doubts have been raised as whether the remuneration paid by the company to their directors वो शेड्यूल 3 के अंदर फॉल करता है कि नहीं, that is the services by an employee to the employer in the course or in the relation of its employment। तो वो कहता है कि the issue of the remuneration to the directors has been examined in the following 2 categories। वो कहते हैं कि जी नंबर 1, या फिर तो आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे और वो डायरेक्टर होंगे जो एम्प्लॉई नहीं है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है आप इंडिपेंडेंट नहीं है लेकिन आप एम्प्लॉय भी नहीं है,
सेकेंड इज होल टाइम डायरेक्टर, ये तो एम्प्लॉयज है, मैनेजिंग डायरेक्टर भी इसके अंदर आ जाता है जो कि हमारे एम्प्लॉयज हैं। तो वो कहता है कि इन दैट केस हमने सिर्फ क्लैरिफाई किया, बोर्ड ने अपनी पावर्स को यूज करते हुए सिर्फ क्लैरिफाई किया, कोई नई बात नहीं बता दे ताकि किसी को डाउट ना रह जाए, इसलिए हम ये सर्कुलर लेकर आए हैं। लेविएबिलिटी ऑफ द जीएसटी ऑफ द रेम्युनरेशन पेड बाय द कंपनीज टू द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड दोज डायरेक्टर हु आर नॉट द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी, सिर्फ उनके ऊपर लगेगा जी, बाकी उनके ऊपर नहीं लगेगा। फाइन, आगे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर पढ़ना है तो सेल्फ पढ़ लीजिए, बहुत इजी है जी। वो सिर्फ लॉजिक दे रहा है कि उनके ऊपर क्यों नहीं लगाया और जिन पे लगाया उनके ऊपर क्यों लगाया है। सेम है जी, ये मैंने आपको पहले भी बोला, कंपनीज एक्ट के अंदर देखिए जी, इसने डेट ना थोड़ी एक्सटेंड कर दी, यहाँ पर एक और सर्कुलर आया सितंबर तक की रिटर्न में भी वो कहता है कि जी पहले 3 महीने कह रहा था, अप्रैल मई जून, अब क्या था सितंबर तक की जो रिटर्न्स हैं कंपनीज की वो आप ईवीसी से वेरीफाई करवा सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया जो अक्टूबर की मैंने रिटर्न भरी है उसमें ईवीसी की ऑप्शन नहीं आ रही थी, ठीक है, और उसके अंदर मैंने डिजिटल सिग्नेचर से ही वो रिटर्न अपलोड की, उसमें ईवीसी की ऑप्शन नहीं आ रही थी। 7th अमेंडमेंट कल करेंगे, ठीक है, 7th अमेंडमेंट रूल्स 3 और 5 हमने कर लिए, कल ये खत्म हो जाएगी जी बाय ऑल मीन्स। तो यहाँ तक रिवाइज करके आएंगे।